तो लड़के में अंतर है, लड़की में अंतर है। मैं यहाँ पर यही चीज कहना चाह रही हूँ। तब मैं इस चीज को ऑब्जेक्ट करती थी, आप मुझे ही क्यों कह रहे हैं क्योंकि मैं लड़की हूँ। लेकिन आज मैंने समझा कि क्यों, क्योंकि लड़की जो होती है, स्त्री जो होती है, वो परिवार। नमस्कार दर्शकों, न्यूज अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आज दुनिया नशा विरोध दिवस मना रही है। आपको बता दें कि 7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नशा विरोध दिवस मनाने का फैसला लिया। वो इसलिए लिया कि लोगों को जो नशे की लत पड़ रही है उससे बचाने के लिए और उसके दुष्प्रभाव को बताने के लिए ये फैसला लिया गया 7 दिसंबर 1987 को। और आज राजधानी लखनऊ में आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय नशा विरोध दिवस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। ये आयोजन दिशा नशा मुक्ति सह पुनर्वास केंद्र जानकीपुरम लखनऊ की जानिब से किया गया है। जिस तरह से आप जानते हैं कि हर शहर, हर राज्य में जगह जगह नशे का कारोबार फल फूल रहा है, लेकिन सरकारें हैं कि आंख मूंद कर बैठी है। उसकी बड़ी वजह है क्योंकि सबसे ज्यादा राज्य सरकार या केंद्र सरकार की बात करें, जो राजस्व प्राप्त होता है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वो आबकारी विभाग से होता है। लखनऊ में ऐसे सैकड़ों बार खुले हैं, रेस्टोरेंट खुले हैं, जहां पर 16 से 17 साल, 15 साल तक के बच्चों के हाथों में नशे के केन देखे जा सकते हैं। वो बियर की शक्ल में हो या वाइन की शक्ल में हो। और ऐसे तमाम जो कारोबार लोग चला रहे हैं मादक पदार्थों के और नशे को लेकर, हम सीधा रुख करेंगे, यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? कुमार दीपक मेरा नाम है और मैं दिशा नशा मुक्ति केंद्र का डायरेक्टर। बिल्कुल दीपक जी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये 7 दिसंबर 1987 से इसकी शुरुआत हुई, अंतर्राष्ट्रीय महासभा ने इसका फैसला लिया था। लेकिन जिस तरह से भारत की बात करें, भारत के हर राज्य में नशे के कारोबारों का बड़ा एक नेक्सस काम कर रहा है, सिंडिकेट कर रहा है, और लखनऊ में भी है। इसे रोकने के लिए हर वर्ष इस तरह का अभियान तो चलाया जाता है। कुछ दिनों तक इसका असर जरूर होता है, उसके बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। क्या कहना आप? देखिए, ऐसा है कि जब आप लखनऊ की बात करते हैं तो ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के तरफ अग्रसर हो रहा है। तो जो भी बॉम्बे में, दिल्ली में, बैंगलोर में, हैदराबाद में जो कल्चर था, वो धीरे धीरे हमारे लखनऊ में भी वो पनप रहा है। तो अगर आप यह देखें कि नशा, तो नशा का जो रोकथाम है, उसमें नारकोटिक्स एक ऐसा नशा है जो पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दे सकता है। स्मैक और इस तरह के नशे जो पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दे सकता है। तो उसके लिए जो है सरकार ने जो कानून बनाया है वो बड़ा ही सख्त कानून है। और पीने वाले जो अगर पकड़े जाते हैं तो उसको 1 साल, अगर वो चाहता है कि हम अपने को रिहेबिलिटेट करें, तो सरकार उसको मौका देती है, नहीं तो फिर 1 साल की उसकी सजा होती है। जहां तक अल्कोहल का प्रश्न है, तो अल्कोहल जो बहुत दिनों से इस समाज में एक जगह बना के रखा है, अल्कोहल लेने की जो मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है, या जो लेने वाले लोग हैं वो भी नहीं समझते हैं कि अल्कोहल को वो किस मात्रा में ले रहे हैं। और एक दूसरे के साथ एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, अच्छी तनख्वाह मिल रही है, परिवार से दूर रह रहे हैं, उनके लिए ये एक एंजॉयमेंट, और लोगों के साथ मिल करके, क्योंकि अल्कोहल इनहिबिशन को खत्म करता है, एक ऐसा केमिकल है जिसके बाद वो खुल करके बात करने लगता है। और ये कल्चर जो डेवलप कर रहा है, कॉर्पोरेट कल्चर, उसमें इवनिंग में पार्टी उर्टी जो भी होती है, उसमें अल्कोहल वो लोग लीगल वे में नहीं सर्व करते हैं, उनका कोई बिल पास नहीं होता है, वो आपस में मिलने जुलने के लिए वो इस तरह की प्रक्रिया को। सवाल ये खड़ा होता है कि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, लेकिन सरकार जो है, वो अभी केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकारें हो, वो इस तरह के कैंपेनिंग नहीं कराती हैं। रेव पार्टीज आपने देखी है तमाम, अब तो एक चलन हो गया है। और अभी नशे के ही कारण एक नाबालिग जो लड़का था, नशे में कार चला रहा था, जिसने 2 लोगों की जान ले ली। और ऐसे तमाम मामले आते हैं। क्या वजह है? क्योंकि इस तरह से प्रेस वार्ता करके आप नशे को खत्म नहीं कर सकते, या आप नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को जगा नहीं सकते, तो इसकी वजह क्या है? बड़ी वजह क्या है? ऐसा है, सबसे बड़ी बात तो परिवार। अभी हम लोगों ने एक पैनल डिस्कशन भी रखा था, उसमें यह बात समझ में आई सब लोगों के बातचीत के बाद कि परिवार जो है वो सबसे बड़ा माध्यम है। अगर आपके संस्कार उस समय डेवलप नहीं हुए, जो हमारी जो
कोशिशें होती हैं बच्चे के पालन में, क्योंकि फादर मदर आजकल दोनों कार्य में लग जाते हैं और बच्चों के साथ समय भी कम दे पाते हैं, और बच्चे कब दोस्तों के चक्र में फंस जाते हैं और फिर वो हर तरह के नशा को एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। तो परिवार के साथ काम करना, स्कूल में काम करना, पेरेंट टीचर मीटिंग में खुल करके बात करना कि बच्चे पढ़ाई से अलग हो रहे हैं, अगर देर से जग रहे हैं, सैटरडे संडे को उनका क्या एंगेजमेंट रह रहा है, गेम की दुनिया में भी लोग जा रहे हैं। ठीक बात। तो आपको कुछ लोगों से और बात करेंगे, दवा कब दारू बन जाती है और दारू कब जान ले लेती है और परिवारों को बर्बाद कर देती है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? जी, मैं स्क्वाड्रन लीडर राखी अग्रवाल, रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। तो राखी जी बताइए, जैसा कि मैंने बहुत से सवाल भी किए हैं और अभी जैसे आप यहाँ पर प्रोग्राम कर रही हैं और मैंने बताया भी कुछ वक्तों तक इसका असर रहता है। एक हाई लेवल पर बात करें, बड़े स्केल पर बात करें, लार्ज स्केल पर अगर कैंपेनिंग की जरूरत है कि नहीं, सरकार की तरफ से और सामाजिक संगठनों की तरफ से? जी, आपने थोड़ा सा शायद देर करी, हम लोग ने इस विषय पर बहुत विस्तृत चर्चा करी। अभी आपने बात किया कि हमारे विश्व स्तरीय पर ये काम कब शुरू हुआ था। अगर आप ध्यान दें तो इंडिया ने 1985 में हमारा एनडीपीएस एक्ट लेकर आए थे, उसके बाद उसमें लगातार अमेंडमेंट होते रहे और 1989 में जो इलीगल ट्रैफिकिंग होती थी ड्रग्स की, उसके ऊपर भी उसमें अमेंडमेंट आया था। लगातार समय के साथ जो सरकारें हैं नियम कानून एनफोर्स करती हैं। दो चीजें होती हैं, ये भी बातों से निकल के, एक होता है प्रिवेंशन जो हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर बात कर रहे हैं, लेकिन जब ये चीजें जड़ बना लेती है समाज में, फिर बात आ जाती है प्रोहिबिशन, उसको रोकने की। तब आती है पिनलाइजिंग की बात। कैसे आप पिनलाइज करके लोगों को एक डर बिठा सकते हैं इन चीजों को ना करने का। आपने एक बहुत बड़ी बात कही, इस बात पे हम लोग ने भी बहुत डिटेल में चर्चा की, सिंडिकेट की। ये जो एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर काम कर रहा है एक बड़े लेवल पर, जो ये बड़ी मछली है, उसको रोकने का काम हम आपके छोटे स्तर के प्रयासों से, एनजीओ के लेवल पे नहीं हो सकता है। ये वही लोग कर सकते हैं जिनको इन्हें करने की पावर दी गई है, जो सक्षम है, जिनके पास कंट्रोल भी है। तो ये जो नेक्सस ऊपर चल रहा है, जो ये पूरी सप्लाई चल रही है, हमारा आज का विषय यही है कि कैसे इस डिमांड और सप्लाई का ये जो पूरा साइकिल है, इसको कैसे कम किया जाए। खत्म कर पाना तो असंभव जैसी बात है, कम कैसे किया जाए। तो ये जो बड़े ऑर्गेनाइज सिंडिकेट्स हैं, उसके ऊपर जो हमारा, आपने दो चीजें फिर से कही, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व की सबको चिंता है, राजस्व इसी के कारण आज देख रहे हैं आप दिल्ली में क्या हो रहा है, सिर्फ इसी के कारण। और इसके साथ ही साथ हमारा जो गृह मंत्रालय, वो इन दोनों को मिलकर बैठना पड़ेगा कि किस प्रकार से इस विषय पर कार्य किया जाए, कैसे इन बड़ी मछलियों को रोका जाए। क्योंकि ये बड़ी मछलियां एक बहुत ही जोनल पूरा एक उन्होंने एक प्लानिंग करके हर जोन वाइज वो ऐसे काम कर रही है कि हवा भी नहीं लगने दे रही है। क्योंकि आज तो जिस प्रकार से इंटरनेट के माध्यम से या डार्क वेब के माध्यम से ये काम हो रहा है, और इसके ऊपर अभी कोई कानून भी नहीं आ पाया है। इस कानून को भी अभी एनडीपीएस के अमेंडमेंट के साथ मेरे ख्याल से बहुत जल्दी लाया जाएगा, क्योंकि जब तक इन लोगों के ऊपर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, हम छोटे स्तर पर कार्य करते रहना है। क्योंकि हमें अपने पीढ़ी को बचाना है, बच्चों को बचाना है, युवाओं को बचाना है। लेकिन जो लोकल स्तर पर, अगर आपने जैसे लखनऊ की बात की, लखनऊ में ही आप चाहे गंज में चले जाएं, चाहे गोमती नगर में चले जाएं, समिट बिल्डिंग का हालत किसको नहीं पता है सर। समिट बिल्डिंग की हालत किसको नहीं पता है। आप आज की डेट में देखिए कौन सा ऐसा मॉल है जिसमें ज्यादातर रेस्टोरेंट्स में आपने बार, हुक्का बार क्या है, हुक्का बार में अननोइंगली, अगेन इट इज एन ऑफेंस, आप अनविलिंगली अननोइंगली आप हमारे युवाओं को ऐसी चीजें कहते कि जी इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ एक मॉकटेल है, इसमें तो सिर्फ फ्लेवर्स हैं, देयर इज नो ड्रग। लेकिन एग्जैक्टली यू नो, आई नो सर, उसमें ड्रग्स हैं और ये उन लोगों को भी पता है जो उनको लाइसेंस देते हैं। मगर ये हुक्का बार इतने धड़ल्ले से कैसे चल रहे हैं सर? लेकिन सवाल यहाँ पर ये बनता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। मोंटी चड्ढा शायद आपको याद होगा, लिकर किंग उसे कहा जाता था, उसका मर्डर हुआ। उसके बाद से ये एक जो बड़ा नेक्सस काम कर रहा था, हरियाणा में बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा था, देश के हर राज्यों में इसकी जड़ें फैल गई। दिल्ली में शराब घोटाला आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी उसका आरोप आप आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाती, जिसमें केजरीवाल सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल भी गए, मनीष सिसोदिया जेल भी गए, संजय सिंह जेल भी गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग बैठे हैं जो इस सिंडिकेट को मॉनिटर कर रहे हैं, इसको रिमोट उनके हाथ में, उस पर क्यों नहीं काम होता है? सर देखिए, आप एक पार्टी का नाम नहीं ले सकते हैं। हमने अभी भी नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए राखी जी, आप इससे डरा ही नहीं कर पार्टी। मैं मोदी सरकार की बात कर रहा हूँ। मोदी सरकार, प्रधानमंत्री जैसे कहते हैं कि हम एक विकसित भारत का निर्माण कर रहे हैं, युवाओं का भारत बनाना चाह रहे हैं, और वही युवा
आज नशे की लत में है और वही युवा आज सड़कों पर पेपर लीक होने को लेकर अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं अब ये कहना चाहूंगी, आप कोई भी डिपार्टमेंट उठा लें, कोई भी महकमा उठा लें, किसी भी जगह चले जाएं, आपको अगर 10 अच्छे लोग मिलेंगे तो आपको 2 ब्लैक शीप जरूर मिलेंगे। अगर हमारा नेतृत्व तो इतना अच्छा है, हमारा चाहे वो केंद्र का नेतृत्व हो और अगर हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व हो, वो अपने स्तर पर इतने प्रयास कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके ही सिस्टम में उनके साथ 2 ब्लैक शीप्स अगर आ जाएंगे और वो जो एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी जो उन्होंने लगाया है, उस मॉनिटरिंग सिस्टम को उस तरीके से नहीं होने देंगे जिस हिसाब से उसको लगना था, जैसे उसने काम करना था, तो उन 2 लोगों के कारण भी पूरा तालाब गंदा रहेगा। तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आप एक व्यक्ति के ऊपर, एक के स्तर पे नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, हमें ये कोशिश करनी होगी कि उन 2 लोगों को, हमारे सिस्टम में यही सबसे ज्यादा इस वक्त चिंतन की जरूरत है कि उन 2 करप्ट लोगों को, उन 2 ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों को जो इन कानूनों को प्रभावी नहीं होने दे पा रहे हैं, जो इनको नहीं रोक पा रहे हैं, उनको कैसे पकड़ा जाए और उनको आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट कैसे किया जाए। निश्चित रूप से इसको वाइंड अप करेंगे हम इस शेर के साथ में कि गरीब लहरों पर पहरे बिठाए जाते हैं, समंदर की तलाशी यहाँ कोई नहीं लेता। शराब व्यवसायियों की बात करें या बड़े सिंडिकेट की बात करें, उन तक सरकार के हाथ नहीं पहुंचते हैं। क्यों नहीं पहुंचते हैं, इसकी बड़ी वजह हो सकती, लेकिन इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है, दिशा नशा मुक्ति जो सह पुनर्वास केंद्र है, ऐसे लोग आज हैं जो कुछ हद तक शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में इस नशे की लत को दूर करने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। लेकिन हाथ दोनों मिलेंगे, ताली एक साथ बजेगी। तो इस तरह के ये जो नशे का ये जो कारोबार है और जो युवा पीढ़ी आज इसमें पूरी तरह से लिप्त हो चुकी है, उसे मिटाया जा सकता है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। न्यूज अड्डा भी इस बात की आपसे अपील करता है कि अपने नौनिहालों को नशे की लत से बचाएं और उन्हें एक अच्छा भविष्य दे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।